हेलो। तो परसेंटाइल बूस्टर में चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे बेटा, वो यूनिट डायमेंशन, थोड़ा सा एरर के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, और उसमें मेजरमेंट का मतलब हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बेटा इस चैप्टर के बारे में अगर मैं एक बात बोलूं, ठीक है, आप कोई सा भी जेई मेंस का पेपर उठा के देख लो, या इनफैक्ट जेई एडवांस का पेपर उठा के देख लो, ये दो चैप्टर यूनिट डायमेंशन और एरर, ऐसे दो चैप्टर हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस तेरे को देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं जेई मेंस की, तो भैया कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कम से कम 3 से 4, इनफैक्ट 5 भी हो सकता है, 3 से 4 क्वेश्चंस तुझे यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप अभी जेई मेंस पेपर देने वाले हैं, जेई एडवांस देने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा जाके जरूर पढ़ो। क्योंकि मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सबसे ज्यादा टाइम किस चैप्टर को देते हैं? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक, या फिर रोटेशन होता है। अगर मैं रोटेशन के बारे में बात करूं तो कम से कम 15, 20, 25 दिनों तक हम लोग रोटेशन पढ़ते हैं, ठीक। 11वीं क्लास का बच्चा तो 1-1 महीने तक पढ़ता है। अगर ड्रॉपर में आप हैं तो 15 दिन तो लगता ही है कम से कम, अगर आप ठीक से रोटेशन पढ़ो 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं भाई। तो भाई 15 से 20 दिन अगर आप रोटेशन पढ़ते हो और रोटेशन के 2 सवाल आते हैं, तो भाई साहब वहां गारंटी नहीं है कि आप 2 के 2 क्वेश्चन कर पाओ। एक सवाल करके ले जाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दोनों के दोनों करके ले जाओ, या 3 सवाल आए तो 3 के 3 करके ले जाओ। लेकिन ये वाला आर्टिकल, ये वाला चैप्टर ऐसा है यूनिट डायमेंशन और एरर वाला, जो मात्र 3 लेक्चर का है, बेसिकली 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है। और यहां से जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, होने वाले सवाल होते हैं, ठीक, और 3 से 4 क्वेश्चंस हर पेपर में तेरे को वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे, इनफैक्ट जेईई एडवांस में भी, ठीक। इसलिए इन चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इन चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। और एक बात और बोलूं, इसमें टीचर का रोल बहुत ही कम है। मैं यहां पे डिस्कशन जरूर कराऊंगा, ठीक, लेकिन मेरे पढ़ाने वाला पार्ट इसमें बहुत ही कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इसमें जो रहेगा वो आपके क्वेश्चंस वाला पार्ट रहेगा। हाँ, थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अगर अच्छे लेवल के सवाल हम लोग कर लेंगे, वहां टीचर की इंपॉर्टेंस है, ठीक। लेकिन यूनिट डायमेंशन में तो भाई साहब वो तेरे को ही खेलना है पूरा का पूरा। तो यहां जो भी तकरीबन 40 से 45 सवाल, 50 सवाल मैंने यहां पे लिए हैं बेटा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशन से जो भी आए हुए हैं, वो सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आए हुए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आए हुए हैं। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा सर आप तो एक ही पैटर्न के सवाल बार बार यहां पर लेके आ गए हो। मैं लेके आ गया हूं, जब आए हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन वो आप एज ए होमवर्क की तरह लीजिएगा। मुझे अगर दिखेगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं उसको होमवर्क लिख के आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यूनिट डायमेंशन के सवालों में एक बात होती है कि भाई साहब कोई भी बच्चा देखो, वो बच्चा क्वेश्चन देखेगा, कहेगा यार ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो भैया एफ बराबर समथिंग की पावर अल्फा, समथिंग की पावर बीटा, समथिंग की पावर गामा करना है, और डायमेंशन लिख के और दोनों तरफ इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। बात सच है, आ जाएगा। लेकिन जब उसको आ जाएगा, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हो और टिल द लास्ट सॉल्व करते हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये नहीं कि हवा हवा में बोल दिया कि भाई साहब ले कर ले यार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप टिल द लास्ट कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट तक सही कैलकुलेशन करते हो एक्यूरेसी के साथ, और फिर जब आपका आंसर आता है तो तब माना जाएगा कि भैया आ गया। समझ मारिए, यूनिट डायमेंशन सवाल यही होता है। एग्जामिनेशन में मैंने जितने बच्चों से, जो भी यहां पे मेरे पुराने स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, उनसे अगर आप पूछोगे, या जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे भी अगर आप पूछोगे, तो उनका यही कहना होगा कि यार जब यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं तो बहुत ललचाते हैं कि आजा 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 आजा, ठीक। ललचाते हैं का मतलब वो कहेंगे भैया आजा, बहुत ही सवाल है, सिंपल सवाल है तो मैं कर लूंगा। और जैसे बच्चा वो सवाल करने जाता है, प्रैक्टिस तो उसने पहले की नहीं होती है ऐसे सवालों के ज्यादा, उसको भ्रम होता है कि वो कर लेगा, और जब वो करने जाता है या तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक में निपट जाता है, ठीक, या फिर जो है 2 मिनट की कैलकुलेशन है, उसको उसमें 5 से 6 मिनट लगा दिए, या फिर जो है फाइनल आंसर जो है कोई ना कोई सिली मिस्टेक करके फाइनल आंसर उसका मैच नहीं कर रहा है, और फिर 5 से 10 मिनट वहां पे वेस्ट कर देगा। सोचो 1 घंटे के पेपर में अगर आप 10 मिनट वेस्ट कर दो और आपका आंसर भी नहीं आए, ठीक, तो बुरा तो लगता ही है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि भैया ऐसे सवालों की प्रैक्टिस पहले की नहीं, जब ये चैप्टर मास्टर ने पढ़ाया तो बहुत लाइटली लेके हमने छोड़ दिया, भाई ये तो आसान है, इसमें थोड़ी ना कुछ है, ठीक, ये तो हो जाएगा सवाल। तो इसलिए आज के सेशन में बेटा जो भी हम डिस्कशन करेंगे यहां पर, आपका फर्ज बनता है, जो लोग सिंसियर तरीके से जेईई मेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेक्चर 1.5 घंटे ज्यादा का नहीं जाएगा, इस बात से बेफिक्र रहो। आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें टिल द लास्ट, ठीक, टिल द लास्ट। और जो बच्चे सिंसियरली ये काम करेंगे वो सच में रियलाइज करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जरूर आपको इश्यू आएगा, आपको लगेगा कि यार ये जो सवाल जो है ये होने वाला सवाल है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, शायद मैं कोई फॉर्मूला भूल गया हूं, शायद मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी कर दी, शायद मैं इक्वेशन को बहुत इफेक्टिवली या क्वालिटेटिवली मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नहीं, हाँ,
पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा भैया, सिंपल सा सवाल है, उसने पूछा डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट बता दो, जहां पर म्यू नॉट आपको पता है और बी आपको पता है। स्क्रीन को पोस्ट करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, चलो देख भाई साहब, यूनिट डायमेंशन के सवालों में तुम्हें एक बात बोलूंगा, क्या कि कोई सा भी फॉर्मूला जो तेरा मन करे वो फॉर्मूला ठोक दे। पासन मारिए, जो तुझे याद आए वो फॉर्मूला तू ठोक दे। सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे कि मैं बात करूं सर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बारे में, तो सर एक काम करो, यहां पर 2 तो भूल जाओ, 2 तो क्या है यहां पर नंबर है, नंबर की डायमेंशन होती नहीं है, तो मैं बोलूंगा सीधा लिख भाई साहब बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला तेरे को लिखना है। चाहो तो भैया जो फॉर्मूला तेरे को याद है, मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट को देख के कौन सा फॉर्मूला याद आता है, अच्छा वो कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, वो ही लगा दे। अगर वो लगाए तो ध्यान से देख, तू लिख सकता है बी इंटू बी, उसकी जगह लिख सकता है बी नॉट आई अपॉन 2r अपॉन म्यू नॉट। ले भैया म्यू नॉट से तेरा पीछा छूट गया, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो b इंटू आई, 2 डायमेंशन कांस्टेंट है, सॉरी 2 जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो भैया म्यू नॉट कैंसिल आउट है, नीचे आ गया भैया r। आई फंसा, आई की जगह वैल्यू पुट कर दे भैया q बाई टी, जो याद आता जाए लगाता चल। ठीक, उसके बाद अब b और q दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना एक काम कर, v से वेलोसिटी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, वेलोसिटी से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा बन गया QVV, जो कि बेसिकली हो जाएगा फोर्स, और नीचे है भैया एक r, एक t और एक वेलोसिटी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला तेरे को मालूम है, चुपचाप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दे। ठीक, चलो जैसे फोर्स के बारे में क्या बोलेगा, सब फोर्स होता है mlt माइनस 2 अपॉन r इज लेंथ, t इज टाइम पीरियड और v इज lt माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भैया l से l कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, निकल का आ गया m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2। सही लिखा? ठीक है सर, आंसर चेक करके देख ले, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कोई फॉर्मूला यहां पर जो तुझे याद, जो फॉर्मूला याद हो ठोक दे। वैसे तो मैं इतना लंबा चौड़ा जाना नहीं चाहिए, वैसे तो तुम्हें पता ही है ये क्या है, ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, आपको याद होगा ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक, बेसिकली आपको याद होगा दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एक होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक होता था बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ठीक, ये बेसिकली होती थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब तू लिख सकता है यहां पर सर ये है क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात ही नहीं है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस 2 बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा भाई साहब, एल क्यू। क्लियर है? तो जैसे काटापीटी करेगा ये निकल के आ जाएगा ml माइनस 1 टी माइनस 2। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे सवाल एग्जाम में जब भी कभी आए गलत नहीं होने चाहिए, विद इन टाइम लिमिट सॉल्व होने चाहिए। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा डायमेंशन ऑफ द, ठीक है मैं किनारे हो रहा हूं, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। चलो, द डायमेंशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इन यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H और G क्या होगा। ठीक, ऐसे सवाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो डायमेंशन है वो बेसिकली इनके टर्म में निकालना है। दैट मींस जो प्रॉपर तरीका है आप लिखोगे V नॉट बराबर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट इनटू H की पावर अल्फा, C की पावर बीटा इंटू G की पावर गामा। क्लियर है? आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। ऑल्दो ये एक आसान काम नहीं है, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों डिफिकल्ट टास्क है? के तो चल डायमेंशन कौन से, पहले तो H की वैल्यू लिखोगे यहां पर, H का डायमेंशन फॉर्मूला, फिर आप C का लिखोगे, फिर आप G का लिखोगे। ठीक, फिर इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, फिर आप इधर V नॉट का लिखोगे। V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक, इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है, और फिर दोनों को आप क्या करोगे भाई साहब, सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रही है? जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत ही लेंथी मेथड है, और इसका आंसर बोनस दिया हुआ है, शायद इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर ट्राई क्यों करूं मैं, तो टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कैलकुलेशन के साथ खेलो, जितना खेलोगे उतना कंफर्टेबल होते चले जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये। क्वांटिटी f is given by ऐसा ऐसा, c स्पीड ऑफ लाइट, g द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h द प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ f बता दो क्या होगा। स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलो ठीक है सर देखो f बराबर जो भी हो, एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। h क्या था, h क्या था, h क्या था, h क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट मान के चलती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं याद है, तो फॉर्मूला कोई तो याद होगा, E बराबर h म्यू तो याद होगा है, तो h बराबर क्या होगा, E बाई म्यू। h की जगह रख दे भैया E बाई, ठीक है, इंटू c की पावर 5। c क्या है भाई साहब, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो भैया c की पावर 5 बटे नीचे कौन है, g, मतलब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है तेरे को, हो गया काम। आ जाओ वैल्यूज पुट कर लेते हैं ध्यान से, एक एक करके। डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं निकालूंगा इक्वल टू, सर E क्या है, एनर्जी, ml
स्क्वायर टी माइनस 2। ये क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख सकता हूं भाई साहब मैं, टी माइनस 1। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि एल टी माइनस 1 होगी, तो एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 5। जी का डायमेंशन फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एम बराबर जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो जी आता है एफ आर स्क्वायर बटे m1m2। आराम से वैल्यू पुट कर दे बिना किसी जल्दबाजी के, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी नीचे है, सबसे पहले कौन नीचे, एफ, एफ क्या होगा mlt माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर बटे m1m2, मतलब ऊपर चला जाएगा एम स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके जो भी तेरा आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। आ जाओ भैया ट्राई करो जरा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओहो सबको बटोरना पड़ेगा भाई। ठीक, देख ये m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चल ये m बचा, m स्क्वायर बचा, इसको बाहर निकाल ले, m निकल के बाहर आ गया। ठीक, अब लेंथ को पकड़ो, 2 5 2 7, ठीक है, और ये 3 है, 7 में से 3 गया 4, बाहर आएगा ml स्क्वायर, ये सब बाहर आ गया। अब बचा t, ठीक, t की पावर -1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर -1, इसके साथ सेट होगा t की पावर -6, बस इतना ही है ना, t की पावर -6 और नीचे है t की पावर -2, तो t की पावर -4 ऊपर है, बाहर आएगा ml स्क्वायर t -2। इसका मतलब जो आंसर जाएगा एनर्जी इज द, सुकून से करो, आराम से करो। मैं पहले बता देता हूं ये सेशन आपका इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूंगा, मैं कुछ सिखा दूंगा। टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो पूरे साल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई भी वन शॉट, कोई भी रिवीजन आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आपको भ्रम होगा, आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन जब सवाल करने जाएगा ना तो उससे पहले वो बच्चे करके निकल जाएंगे जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है। सीधी बात है, लेकिन कड़वी बात है, लेकिन सच्ची बात है, ठीक है। लेकिन तो सर आप ये क्यों, ये सेशन का मतलब, मैंने कहा ये सेशन का मतलब ये है कि आपने पूरे साल मेहनत कर रखी है, ठीक ठाक मेहनत कर रखी है। अब आपने सोचा कि यार चल आज एक काम करता हूं, मैं जो है यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस के क्वेश्चन आज मैं ट्राई करूंगा। ठीक, मैं इधर उधर जाके किसी किताब से ट्राई करूं, उससे बढ़िया कि चल ठीक है यहां पर जो सर क्वेश्चंस लाए होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के लेके आए होंगे सर क्वेश्चंस, तो भैया मैं इन क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं किसी भी बुक के पास जाऊंगा तो वहां तो मुझे भैया 500-600 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। 500-600 सवाल थोड़ी ना कर सकता हूं मैं, इतना वक्त तो है ही नहीं, 15-20 दिन के बाद एग्जाम है मेरा। तो चलो एक काम कर लेते हैं, जो सर सोच समझ के क्वेश्चन लेके आए हैं मैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो दिस सेशन में पहले ही बोल देता हूं, इस सेशन का मतलब ये ना समझिएगा कि मैं तुम्हें कुछ सिखा दूंगा, आप पूरे साल नहीं पढ़े हो तो मैं तुम्हें 1 घंटे में सिखा दूंगा, 1.5 घंटे में सिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरे साल जो आप पढ़े हो आप उसको थोड़ा सा चीजों को अप्लाई करने के लिए मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको यहां पे अप्लाई करने हैं। क्लियर है, जो आपको यहां पे सॉल्व करने। ये सेशन मेरे लिए नहीं है, ये सेशन आपके लिए है। आपने जो पढ़ा है पूरे साल उसको एक तरीके से ब्रश करने के लिए, ब्रश बोलते हैं ना, एकदम एकदम साफ सफाई के साथ एकदम मांझने के लिए है, ताकि भाई साहब थोड़ी सी चमक आ जाए आपके कंसेप्ट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, उन्हें बोला स्पीड बी एरिया ए फोर्स ऑफ चोजन फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सर ये कैसा हो गया सर, जो स्पीड होती है वो तो फंडामेंटल होती नहीं है, ये कह रहा फंडामेंटल है, इसका मतलब सवाल गलत है, हम नहीं कर रहे। ठीक, तो ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक, ये क्वेश्चन इसका मतलब आपने देखे नहीं है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम ऐसी दुनिया माने जिसमें स्पीड एरिया और फोर्स को मैं फंडामेंटल मान के चल रहा हूं, तो बता दे यंग्स मॉडुलस जो होगा वो उस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो सही तरीका क्या होगा, स्क्रीन को पॉज करें बेटा, ट्राई कर लो क्वेश्चन को। चलो सही तरीका क्या होगा सर, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या, कि सर इसने क्या बोला, स्पीड बी की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा और फोर्स की पावर गामा। आप वैल्यूज पुट कीजिएगा और वैल्यू पुट करके सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा निकाल दीजिएगा, खत्म सवाल। पहला मेथड, ये मेथड होता है बिल्कुल सही तरीका, लेकिन जरूरी नहीं एग्जामिनेशन में आप ये मेथड अप्लाई करो, क्योंकि जैसे इसको अप्लाई करेंगे लंबा चौड़ा जाएगा। इसलिए कुछ बच्चे इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब वो एबीसीडी की डायमेंशन चेक कर लेते हैं, अगर यंग्स मॉडुलस के बराबर आ गई तो इसका मतलब आंसर सही है, वरना आंसर गलत है। मैं पहला सवाल है इसलिए दोनों तरीके बता देता हूं बड़े ही आराम से, ध्यान से देखो। अगर अपन इसको सॉल्व करें, तुम बोलोगे सर देखो v क्या था, वॉल्यूम नहीं है भाई, स्पीड है, तो भैया LT माइनस 1 की पावर अल्फा, एरिया इज L स्क्वायर की पावर बीटा, फोर्स इज MLT माइनस 2 की पावर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस के लिए एक ही फॉर्मूला काम आता था, क्या, फोर्स अपॉन एरिया बराबर बाई डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L अपॉन L इज डायमेंशनलेस,
तो जो y का डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा। ठीक, फोर्स क्या होता है, सब फोर्स होता है MLT-2 बटे एरिया, इसका मतलब y का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ML-1T-2। इसके बाद आप जो है यहां लिखोगे ML-1T-2 इक्वल टू m की पावर गामा, सबको बटोल ले भाई, l की पावर यहां से क्या आएगा अल्फा, यहां से क्या आएगा 2 बीटा, और यहां से क्या आएगा गामा। ठीक, बचा t की पावर माइनस अल्फा। ठीक है भाई साहब, माइनस अल्फा आया, और यहां से क्या -2 गामा आया। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि इनके साथ खेलने में डर ना लगे। अब उसके बाद कंपेयर कर लो, चेक करके देखो, यहां गामा 1 है, यहां 1 है, इसका मतलब गामा की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से बात करें इस जगह से, तो अल्फा प्लस 2 गामा की वैल्यू यहां से 2 दिखाई दे रही है। गामा की वैल्यू जैसे यहां पे 2 पुट करेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0, और अल्फा अगर तेरा 0 हो गया तो यहां से तू बोलेगा 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1, और जैसे ही यहां पर गामा की वैल्यू तू 1 पुट करेगा, उधर चला जाएगा -2, इसका मतलब बीटा बराबर निकल के आ जाएगा। सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली है। पहला सवाल मैंने सही तरीके से सॉल्व करवा दिया भैया, y बराबर b की पावर अल्फा, अल्फा तो है नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी पे तो इंडिपेंडेंट है, एरिया की पावर बीटा, फोर्स की पावर गामा, इसका मतलब f इंटू एरिया। ठीक है, ऑल दो मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं चाहिए, क्यों, सवाल ये तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा के दिखा दिया ताकि आगे जितने क्वेश्चन इस प्रोफाइल पाएंगे वो मैं सारे के सारे आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर लोगे, सब फोर्स अपॉन एरिया पर बाई डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो बाई का जो डायमेंशन, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो बाई का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो तो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा ना, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है ना। ये ऑप्शन काहे हमको बी सी डी ऑप्शन पे जाने की जरूरत है, ऐसे ही साफ साफ पता चलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उन्होंने बोला मोमेंटम एरिया टाइम को फंडामेंटल मानेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी बताओ। दिस इज योर होमवर्क। इसी प्रोफाइल पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सही तरीके से करना है तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो, एनर्जी बराबर आप लिखोगे P की पावर अल्फा इंटू एरिया की पावर बीटा इंटू टाइम की पावर गामा। हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर ये क्या जरूरत है ये सब करने की, सर ये मैं नहीं सीख रहा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैं कह नहीं, ऐसा नहीं कर, क्योंकि इंटीजर टाइप भी तो सवाल होते हैं ना। क्या पता क्वेश्चन तुझसे यही पूछ लिया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन यंग्स मॉडुलस, या इसी सवाल में पूछ ले तुझसे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ना पूछ के तुझसे पूछ ले कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो इसका मतलब तुझसे केवल P की पावर पूछा जा रहा है और उस चीज को उसने इंटीजर टाइप में पूछ लिया। तब तो तुझे इसी तरीके सॉल्व करना पड़ेगा ना, प्रॉपर तरीके से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या हो सकता है तुझसे ये पूछने की बजाय तुझसे कहते फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, ऐसा बोल दे इफ द डायमेंशन ऑफ, इस सवाल में देख ये जेई एडवांस में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन का देख नया वर्जन देख, मैं यहां पे दे रहा हूं तेरे सामने कि सारी चीजें दे देगा उसने। वो पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम एरिया एंड टाइम। इसका मतलब तुझसे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जानना चाह रहा है। सब इसका आंसर बॉम्बे, ये इसका आंसर है, तो तुझसे इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है 1 प्लस हाफ और -1 की वैल्यू कितनी आई, हाफ आई, तो तेरे को हाफ पुट करना पड़ेगा वहां पर। ये ऐसे क्वेश्चन भी बेटा पूछे जाते हैं। क्लियर है, आई होप तो समझ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरे सामने ये रहा, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट डिफाइन एज द सोलर कांस्टेंट। अच्छी बात है, हमको तो पता ही नहीं था डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। कितना अच्छा सवाल है, स्क्रीन पॉज कर जल्दी ट्राई कर। चलो ध्यान से देखो, क्या बोला भैया, सोलर कांस्टेंट क्या बोला उसने, तो जो बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगी ml²t माइनस अर्थ सरफेस। ठीक है, एनर्जी कहीं भी हमें उससे क्या लगा, पर यूनिट एरिया मतलब L², पर यूनिट टाइम इसका मतलब t। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा n t की पावर -3। कोई सा भी मैच ना कर रखा है तो डी ऑप्शन m t की पावर -3। ठीक, जे मींस का है वो सवाल, सिंपल सवाल, होने वाला सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहा है ना तू, रोटेशन में। ठीक है, रोटेशन का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वहां पे तू एकदम कर पाए, हो सकता है रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम ही पूछ ले तो r क्रॉस m भी निकालने में तो खूब मेहनत करनी पड़े। पता चला r निकालने में मेहनत करनी पड़ी, b निकालने में मेहनत कर, क्रॉस पर निकालने में मेहनत कर रहा है, लेकिन यहां पर एक एक लाइन के आंसर होते हैं जो होने वाले सवाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, ए क्वांटिटी x इज गिवन बाय फलाना ढिंकाना इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्स वेलोसिटी लेंथ सबको डायमेंशन फॉर्मूला बता दो कितना। इनको पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें बेटा जल्दी से, फटाक से। हो गया, ठीक। वो आपसे जानना चाह रहा है कि यार ये क्या है, बस ये बता दे हमको ये है क्या। तो एक एक करके बात करते हैं इसमें। भैया पहले कौन है, आई के बारे में कुछ गिवन है क्या, ध्यान से देख, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो आई की जगह लिख दूंगा भाई साहब मैं mr²। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ क्या है? फोर्स। देख कितने आराम से कर रहा हूं, आराम से लिखो, सवाल होंगे सारे के सारे। v², v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक, बटे डब्ल्यू कौन है भाई? डब्ल्यू वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क और एनर्जी इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, और लेंथ एल की पावर। बस हो गया सब। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो भैया। किसके बराबर जा रहा है? काटाबेटी करना भैया, काटाबेटी करने पे सेम कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब ये 2 था, 3 ऊपर चला गया, एल की पावर माइनस, ये भी खत्म हो गया। सही है, एम लिख दिया मैंने, इसको भी काट लो, सारे खत्म। टी की पावर -2, टी की पावर कैंसिल आउट, यहां से कैंसिल, टी की पावर ml -1 t -2। ऑप्शन चेक करते हैं भाई साहब। प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट अभी तो देखा था। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स, सॉरी, E बराबर h म्यू। ठीक, तो वैल्यूज अगर मैं निकालूंगा, मैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूं, सपोज तो एग्जाम में होता तो निकालता सब। प्लैंक कांस्टेंट होगा h अपॉन म्यू, सॉरी E अपॉन म्यू। E क्या होगा? ml² t -2 और म्यू इज फ्रीक्वेंसी t की पावर -1। भैया ये आंसर तो ना। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब F इक्वल टू KX ना, तो फोर्स में क्या आएगा? MLT -2। अरे यार सही तो जा रहा है, ध्यान से देख, MLT -2 बटे L। भैया L की पावर 0 आ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हाँ, अब यहां ये चीज पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो आप लिखोगे सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई थिंक ml -1 t -2 इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द क्वांटिटी x बराबर समथिंग समथिंग, y बराबर समथिंग e बाई बी एंड x बराबर, सॉरी थोड़ा सा ये z है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक पहले थी, मैंने उसको ठीक कर दिया। ये है, ठीक, z बराबर ऐसे ऐसे डिफाइंड है, सी आर सबके बारे में उसने दे दिया है। अब उसने बोला है कि बताओ x y z में किसकी डायमेंशन सेम है, किसकी डायमेंशन अलग अलग है। ठीक, मैं किनारे हो रहा हूं, जल्दी ट्राई करो। चलो भैया देखो, ध्यान से देखो भाई, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो तो ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है वैक्यूम में, तो आप बोलोगे सर जो x होगा ना वो तो होगा वेलोसिटी विच इज lt माइनस। ठीक, ठीक है सर, अब चलते हैं y पे। तो y ध्यान से देख, y बराबर है e बाई बी। सर e बाई बी तो आज तक कभी ना सुना, मगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो एक काम कर, 400 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक, q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे सर, क्यों? क्योंकि q ही होता है फोर्स, और एक बार वेलोसिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर तू ध्यान से देखेगा तो सर ये भी फोर्स हो गया, क्यू भी ये भी फोर्स हो गया, फोर्स बटे फोर्स तेरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब y का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर हो गया, वेलोसिटी होता है lt -1। नेक्स्ट, z बराबर L अपॉन RC। अब RC अगर तुझे ध्यान हो तो RC क्या होता था? टाइम कांस्टेंट, ताऊ जी होते थे, याद कर, 2 ताऊ जी होते थे, एक L/R और एक RC। तो ताऊ जी मतलब ये तो टाइम कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टाइम, और ये क्या है? L इज द लेंथ, उसने दे रखा है L इज द लेंथ, तो L/T, तो बेसिकली Z का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल आ गया LT -1। तो इसका मतलब ऑल आर सेम। बी ऑप्शन दे रखा है भैया, X Y Z हैव द सेम डायमेंशन। हाँ जी, सही बात है। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सॉरी यार, ये रहा। अब उसने बोला वर्क बाय द गैस मॉलिक्यूल इन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय थी, और बड़ा खतरनाक फॉर्मूला दे रखा है भाई साहब। ठीक है, होने कोई बात नहीं। क्या पूछा उसने? बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, मजा आएगा बेटा इस सवाल में। अल्फा और निकालना पड़ेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह सब निकालना पड़ेगा। ट्राई कर लिया? चलो आओ शुरू करते हैं भैया। आपको अगर डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ी हो तो शायद आपको पता होगा e की पावर में जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक, इसका मतलब सर के स्क्वायर की जो डायमेंशन है, अच्छा नीचे भी अल्फा के है, के स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो अल्फा के टी के बराबर होगी डायमेंशन। ठीक,
अच्छा, उसने के क्या बोला? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देख के से के कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब अल्फा जो आएगा ना, अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो के बाई टी के बराबर होगा। अब के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर तुम्हें याद हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो बहुत अच्छी बात है, मान ले कोई भूल गया तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर, खासकर केमिस्ट्री में। आपने वहां पर पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे, वहां भी तुमने फॉर्मूला देखा 3/2 kT आता था। ठीक, तो जो के का डायमेंशन फॉर्मूला है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक, तो बस खत्म, के का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दे, एनर्जी क्या होगा ml² T-2। ठीक, पर यूनिट टेम्परेचर, नीचे कौन हो गया भैया T4 टेम्परेचर, और ये T क्या है पहले चेक करो, ये कैपिटल T क्या है, फिर अच्छा फिर से टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ये निकल के आ जाएगा ml² T-4। ये तो तुम्हारा अल्फा निकल के आया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भैया बीटा। तो तुम ये बताओ, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, ऑल द एक्सपोनेंशियल ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ठीक, तो इसकी तो कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो आप बोलोगे सर बीटा स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा W बाई अल्फा के बराबर। इसका मतलब बीटा किसके बराबर हो जाएगा, √W बाई अल्फा। ये डायमेंशनली लिख रहा हूं, वैसे बराबर नहीं होगा, डायमेंशनली बराबर होगा। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू √। W क्या भैया, W चेक कर, वर्क डन। वर्क डन का मतलब वर्क डन कुछ भी हो, वर्क डन बाई गैस हो, वर्क डन बाई फोर्स हो, वर्क डन तो वर्क डन है। तो आप ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ml² T-2 बटे अल्फा, अल्फा हमने निकाला था ml² T⁻⁻4। भैया कैंसिल आउट हो गया, ये तो T निकल के आ गया, ऊपर आ गया T², बाहर निकलेगा T। तो आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन मैच करा भाई, डायमेंशन ऑफ बीटा है। ये तो गड़बड़ी जा रही है भाई साहब, आंसर तो क्या निकला यहां पर, टेम्परेचर T। कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा भाई, नन ऑफ दिस। क्लियर है, चलो मैं इसको चेक करता हूं। हाँ यार, थोड़ा सा यहां पे गलती है, क्वेश्चन में गलती है, मैं यहां पे करेक्ट कर देता हूं। टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ा सा इशू कर दिया यहां पर। ये जो के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर की बजाय यहां पे x² था, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अब यार ये मेरी गलती तो नहीं है तुम्हारी भी नहीं है, ठीक। अगर किसी ने बोनस निकाला हो दैट इज ए करेक्ट ऑप्शन, अगर वो k² होता फिर तो यही आंसर आता। चलो एक बार ये भी जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूं, ध्यान से देखिए। आप यहां से बोलोगे कि सर x² इक्वल टू अल्फा KT, इसका मतलब अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा x² अपॉन KT, ठीक है। ठीक, चलो वैल्यूज निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला x² मतलब L² K इंटू टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था K होता था एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक। तो टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KT का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ml² T-2, ठीक। ऊपर चले जाओ, m की पावर -1 T की पावर +2। ये हमारा निकल के आ गया अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपको यहां से बीटा चाहिए तो बीटा विल बी इक्वल टू W बाई अल्फा का अंडर। W क्या है भाई साहब, वर्क डन, ml² T-2 बटे अल्फा, अल्फा कितना है m की पावर -1 इंटू टी की पावर +2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये चला जाएगा ऊपर, m² हो जाएगा, कॉमन निकल के बाहर m आ गया, ठीक। l भी बाहर निकल के आ गया और t ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा t की पावर -2। भैया mlt-2 आया, अब तो सही जाना चाहिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी भैया से, तो वहां पे x² था, ठीक। और यहां पर x क्या था, उसने बोला है x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, उसने क्या बोला भाई साहब, HEB सब कुछ दे दिया, उसने बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, दिस इज योर होमवर्क, आराम से ट्राई करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ E is the electronic charge, C the speed of light, H is the Planck constant, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, ट्राई मारो। अच्छा, कुटा पुटर करना पड़ेगा सवाल में। चलो स्टार्ट करें। सर देखो ये है सब 1/4πε0, ठीक है सर। ये है Q² Q1 Q2, ठीक है। एक काम करो सर, नीचे ना R² से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी R² से मल्टीप्लाई करो और ये HC रहने दो। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा यार ये तो हमको फोर्स दिखाई दे रहा है कूलम लॉ से, F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। तो पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख दे, क्या mlt-2, R² मतलब L² अपॉन H क्या था, ठीक। H तेरा क्या था, वही प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट भी लिख ले एक तरफ से, H बराबर E अपॉन म्यू ml² T-2 अपॉन म्यू, और म्यू तो ये पता है क्या हो, T की पावर -1, ठीक, इंटू C इज LT-1। भैया इसी को सॉल्व करना है बिना कोई गलती किए, करें।
देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो एल स्क्वायर एल क्यू एल स्क्वायर एल क्यू, ये भी कैंसिल, अब टी रह गया भाई, अब तो टी की पावर माइनस वन से टी की पावर माइनस वन कैंसिल आउट हो गया और टी की पावर माइनस, अब तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, तो ए ऑप्शन इस आ गया फर्स्ट ऑप्शन, एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, ये रहा, हाँ ये बिल्कुल वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था होमवर्क, उसके जैसा ही है, वो अल्फा बीटा स्क्वायर था, ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ सी बी प्रेजेंट द कैपेसिटी, अच्छा मतलब कैपेसिटेंस वाला, ठीक है, एंड द वोल्टेज रेस्पेक्टिव व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इक्वल टू उसने बोला है सी बाई बी, ठीक, तो भैया हमें तो V बराबर क्यू बाई सी एक फॉर्मूला पता था बस, ठीक, तो एक काम करो यही फॉर्मूला पुट कर दो, तो Q बराबर क्या, C बराबर क्या लिखोगे क्यू बाई बी, या C की जगह लिखते हैं सबसे बेटर तो रहेगा C बराबर क्यू बाई बी, तो क्यू बाई नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब बी स्क्वायर, बस इसके बाद वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो, आ जाओ करते हैं सॉल्व भैया, क्यू बाई बी स्क्वायर, ठीक है, Q क्या होगा सर, क्यू बाई टी होता है करंट, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Q बराबर करंट को एम्पियर से लिख देते हैं, I से लिख देते हैं, I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, I इंटू टी बटे, ये है भाई साहब V स्क्वायर, V है पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल के लिए लिखते हैं, पोटेंशियल क्या होगा सबसे बेटर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक, तो मैं V का अलग से लिख देता हूं U बाई क्यू, एनर्जी तो एनर्जी होती है ml स्क्वायर टी माइनस टू बटे क्यू, अब क्यू किसके बराबर होगा भैया I इंटू टी के बराबर, ठीक है, तो V स्क्वायर का मतलब ये हुआ m स्क्वायर स्क्वायर करो L की पावर 4, ठीक है, और ये टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे I था तो ऊपर चला जाएगा I स्क्वायर, तो अगर आप इसको लिखोगे m की पावर माइनस 2 L की पावर माइनस 4, ठीक है, T की पावर माइनस 7 और I स्क्वायर इंटू I की पावर 3, बड़े आराम से आई थिंक कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस टू माइनस 4 3 7, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ द टाइम वेलोसिटी एंगुलर मोमेंट टेकन द फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला मास सेम, होमवर्क सेम पैटर्न का सवाल है जैसे मैंने आपको एक सवाल करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ द टी डिस्प्लेसमेंट ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एडी बाई बी, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 11th क्लास में बहुत प्रैक्टिस करते थे ऐसे सवालों की, कि सर देखो रहेगा तो ये भी फोर्स ही, क्योंकि फोर्स बराबर समथिंग प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब फोर्स में मैं फोर्स ही जोड़ सकता हूं, फोर्स ही घटा सकता हूं, फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स ही आएगा, ठीक, तो ये तो श्योर है कि सर ए जो होगा ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स के बराबर, सर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो एक्स जो होगा वो होगा, सॉरी जो यहां पर b इंटू एक्स होगा वो डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब b का डायमेंशन फॉर्मूला होगा l की पावर माइनस 1, सर c जो होगा c भी 4c होगा, और सर यहां से dt डायमेंशन लेस के हिसाब से अगर आप d निकालोगे तो वो हो जाएगा t की पावर माइनस 1। अब चेक कर लो, आपको चाहिए ad बाई b, पहले निकालो a क्या है mlt माइनस b, b क्या है भैया t माइनस 1 बटे b क्या है L माइनस, ऊपर लेके चला जाओ, ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है, ml स्क्वायर टी माइनस 3, कोई सा भी मैच नहीं कर रहा क्या, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, EMLG डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास कांस्टेंट वगैरह, डायमेंशन क्या बोला, देन द डायमेंशन ऑफ P इन द फॉर्मूला, भैया सारी वैल्यूज पुट कीजिएगा, सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल दीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगेन होमवर्क, मैं तो कह रहा हूं भाई साहब ये जो है ना, जो म्यू नॉट है, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और जो है आपकी परमिटिविटी है, इनके साथ तो खेल लो अच्छे तरीके से, ठीक है, ये भी आपका बेटा जरूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, भाई ये तो रेशियो है, तो इसका मतलब ये तो तेरा जो है डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है, गलत। पावर फैक्टर आपको याद होगा कॉस अल्फा आया था आर बाई जेड, कॉस अल्फा इज ए नंबर, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक। परमिएबिलिटी, हाँ इसकी डायमेंशन होती है। क्वालिटी फैक्टर आपको याद होगा, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला आता था एक्सएल बाई आर, एक्सएल भी एक तरीके से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बाई रेजिस्टेंस, वो भी एक तरीके से क्या था, डायमेंशनलेस था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन खत्म, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
बहुत स्पीड से निकल रहे हैं यार ये सारे सवाल। ई एच रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ई बाई एच। अभी थोड़ी देर पहले सवाल देखा था, एक काम करो ऊपर से क्यू क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर क्यू से मल्टीप्लाई कर, नीचे क्यू से मल्टीप्लाई कर, ठीक। ये मैं क्यों बता रहा हूं यार, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ओके, ये जो H है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। आपको याद होगा मैग्नेटिक मटेरियल में आप पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि सब बी नॉट बराबर म्यू नॉट इंटू एच, याद आ रहा है? हाँ, वो है सवाल। ट्राई मारो भैया, इस क्वेश्चन को तो जरूर ट्राई मारो आप जल्दी से। चलो शुरू करते हैं। सर देखो E बाई एच, ठीक है सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक काम करो Q से मल्टीप्लाई करो, फोर्स बनाओ साले को Q। सर H जो होगा ना वो होगा बी नॉट बाई म्यू। मैंने कहा ठीक है सर, वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी से नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये सब क्यों किया? ये सब इसलिए किया ताकि क्यू ई फोर्स बन जाए, क्यू भी तेरा फोर्स बन जाए, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया। आंसर इज म्यू नॉट इनटू वेलोसिटी। अभी आराम से खेलते हैं। अब म्यू नॉट किसी तरीके से लेके आना है, जैसे मैंने बोला बेटा याद कर लेना, म्यू नॉट की तो जरूरत पड़ती रहती है, मैं तो बोलूं सीधा ये याद कर ले, म्यू नॉट बी बराबर म्यू एन आई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। और क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, यहां भी क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, और यहां वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, यहां भी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सर ये सब क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा ये सब इसलिए कर रहा हूं, देख म्यू नॉट इंटू बी, मुझे यही तो चाहिए, म्यू नॉट इंटू बी। तो म्यू नॉट इंटू बी डायमेंशनली किसके बराबर हो जाएगा? सर ये फोर्स है, एफ इंटू आर बटे आई क्या होगा? क्यू बाई टी, ठीक। तो क्यू इंटू क्यू समझ जा तू क्या कहना चाह रहा हूं, क्यू स्क्वायर बाई, ये बेसिकली चाह रहा है। तो आ जाओ उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई साहब। एफ, एफ क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, आर, आर क्या है? लेंथ, रेडियस होती है एल, इंटू टी, टी क्या था भाई साहब? चेक करो यहां पर, टी कहां से आ गया? अबे टी कहां से आ गया? क्यू बाई टी, अच्छा टाइम है ये, ठीक है, बटे ये क्या है? क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आपको पता है, आप क्या लिख सकते हो? करंट के फॉर्म में लिख सकते हो आप यहां पर। और करंट के फॉर्म में जब आप इस क्यू को लिखोगे तो आप लिखोगे क्या? एम्पियर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है भैया, ये मुझे न्यूटन तो दिखाई ना दे रहा, जूल भी दिखाई ना दे रहा, या तो महो या फिर ओम, या तो रेसिस्टेंस है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस का इनवर्स है। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या करें? तो एक काम करना, रेजिस्टेंस का निकाल लेना अलग से। अब रेजिस्टेंस का सबसे बढ़िया जो होता है आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? सब बी अपॉन आई, खत्म कहानी। बी अपॉन आई अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर से निकाल लेता हूं, चलो मैं। बी क्या होगा? सब बी होगा हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिख दे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक। तो क्या लिखोगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 पर यूनिट चार्ज, क्यू, और ये कौन है? आई। मुझे लग रहा आंसर मैच कर गया यहीं से, पता है कहां से? देख यहीं से मैच कर गया, ध्यान से देख, 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 चल पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। एम एल स्क्वायर, ठीक, यहां पे क्यू है, क्यू की जगह लिख सकता है आई इंटू टी, ठीक, चार्ज पर यूनिट टाइम इस करंट, ठीक। तो ये हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा भैया एम्पियर, या आई से रिप्रेजेंट कर देगा तू, अगर तू आई की पावर -2, ठीक, इंटू टी की पावर -3, क्योंकि 80 वहां से आएगा। मैच करके देखो भैया, यहां से मैच हो रहा है क्या? चेक करो, ये एम्पियर स्क्वायर की जगह हम लोग आई स्क्वायर बोल रहे हैं इसको। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -4 इंटू टी की पावर -3 इंटू आई की पावर -2। चेक करके देखो मैच कर गया क्या? एम एल स्क्वायर आई -2 एम एल टी -3 टी, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के बराबर आ गया, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसी हो सकता है किसी बच्चों को दूसरा फॉर्मूला याद आ गया और डिपेंड, ठीक है, ये तो स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जो तेरा फॉर्मूला तुझे याद है वो तो फॉर्मूला ठोक दे, लेकिन कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुझे लग रहा है होमवर्क। मैच द कॉलम बेटा अच्छे से ट्राई कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स लेंथ टाइम टेकन एट द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है भैया, सेम पैटर्न पे सवाल है जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग ये क्वेश्चन भी देख चुके थे। होमवर्क नेक्स्ट, मैच द कॉलम तो भैया इतने आए हैं ना, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, खूब आए हैं। टॉर्क, सर टॉर्क क्या होगा? सर आर इंटू एफ, सर इंपल्स एफ इंटू टी, टेंशन
सब फोर्स ही होता है, सरफेस टेंशन सब फोर्स पर यूनिट लेंथ। मुझे लगता है इसके बाद तो कर ही लोगे। अबे तूने ये भी सी भी पुट कर दिया ना, टेंशन MLT-2, सी का है कौन सा, चौथा ऑप्शन, ले भैया ठीक है, सी का चौथा ऑप्शन तो सब में ही दे रखा है। आई थिंक इसके बाद तो आप कर ही लोगे सवाल, ठीक है। सी का चौथा 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 ये गलत हो गया, और चेक कर लेते हैं इंपल्स में क्या जाएगा, MLT-2 इंटू 2, ML²T-2, इसका मतलब बी में जाएगा थर्ड ऑप्शन। बी में थर्ड ऑप्शन कहां जा रहा है, सी ऑप्शन में जा रहा है, नहीं बी में इंपल्स अगर मैं चेक करूं MLT-2 इंटू टी, सॉरी MLT-1, तो बी का जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा, आया नहीं यार, ये रहा मोमेंटम एरिया टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माने तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द विस्कोसिटी इज, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस गलती ये मत कर देना कि पी को प्रेशर मत मान लेना भाई, यहां पे पी मोमेंटम है, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो एक फॉर्मूला शायद आपको याद हो, स्टोक्स लॉ से 6πr ईटा बी, ठीक है। यहां से आप जो है ईटा की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो और उसके बाद आप चेक कर लेंगे, खत्म। फंडा क्या रखोगे सॉल्व करने का कि सर ईटा इक्वल टू प्रेशर की पावर अल्फा, सॉरी प्रेशर या मोमेंटम की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा और टाइम की पावर गामा। सही तरीका तो ये है, लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है ये सब करने का तो ये सब मत करो, आप सीधा जो है डायमेंशनल एक एक करके ही चेक कर लो और चेक करके देख लो किसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये ओके, उसने बोला टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है, ईच विद 5% एक्यूरेसी। अच्छा ओके, आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्क, ठीक है, विद द टॉर्क मीटर विल हैव द नेट एक्यूरेसी ऑफ। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, स्क्रीन को पॉज करें बेटा, क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी, हो गया। देख ऐसे सवाल कभी ऐसा नहीं है कि तूने कहीं पढ़ रखे हो या कहीं तूने जो है मतलब कोई कंसेप्ट पढ़ रखा हो, ऐसे डायरेक्टली नहीं है, ठीक। थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे सवाल आते हैं, जैसे हो सकता है पहली बार जो बच्चे देख रहे हो शायद उनको समझ में नहीं आया हो कि सवाल है क्या, कोई बात नहीं। तो भैया एक बात बता, जो टॉर्क होता है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML²T-2, ठीक है सर। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि हम जो है टॉर्क मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेजर करना चाह रहे हैं। अब जितने मेजर करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है कि भैया जो मास है, मास में 5% की गड़बड़ी कर सकते हैं, लेंथ है उसमें 5% की गड़बड़ी कर सकते हैं, टाइम सॉरी टी टाइम उसमें 5% की गड़बड़ी कर सकते हैं। तो बता दो टॉर्क में कितनी गड़बड़ी हो सकती है। तो सवाल तेरा यूनिट डायमेंशन का नहीं है, सवाल ही तेरा एरर एनालिसिस का है, ठीक। तो एरर एनालिसिस में शायद आपको एक चीज पता हो कि मैं अगर ऐसा बोलूं ना कि यार कोई फिजिकल क्वांटिटी बाई है a² VQ अपॉन C की पावर 4, ठीक। तो अगर मैं बोलूं यार ए में 2% चेंज, बी में 3% चेंज, 4 और सी में जो है 2.5% का चेंज है, तो बताओ वाई में कितने परसेंट का चेंज है। इस टाइप के जो सवाल देखने के लिए मिलते थे, या एरर वाले कि ए में 1% की एरर हो सकती है, बी में 2% की एरर हो सकती है, सी में 2.5% की एरर हो सकती है, तो बताओ वाई में कितने परसेंट की एरर पॉसिबिलिटी है, जिसको हम वहां पे फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर बोला करते थे। तो शायद आपको याद हो कि इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, डेल्टा वाई बराबर 2 इंटू डेल्टा ए वाई है प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, और क्योंकि इससे नीचे है तो मैथमेटिक्स तो हमें ये बोलेगी कि सर मैं -4 इंटू डेल्टा सी बाई सी लिखेंगे, सॉरी ये बी है, ठीक। ये मैथमेटिक्स से आंसर आता था, लेकिन जब हम लोग एरर के बारे में बात करते थे कि हमको डेल्टा वाई बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती, तो यहां पे जो भी जितने माइनस होते थे उनको सब हम लोग क्या कर दिया करते थे, प्लस कर दिया करते थे, इसी को बोला करते थे इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। उसी पैटर्न पे सवाल उसने पूछ लिया है, बस तू ये समझ, ए की जगह एम रख दिया, बी की जगह एल रख दिया और सी की जगह टी रख दिया। तो यहां से तू लिख सकता है क्या, डेल्टा टाउ बाई टाउ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस ही लिखना है 2 डेल्टा टी बाई टी। या माइनस मत लिखना क्योंकि मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सवाल एरर का है, ये सवाल मैथ्स का नहीं है, सवाल एरर का है, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व कर लो। सर डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू इसने बोली है 5% है, प्लस सर डेल्टा एल बाई एल भी 5% है, ठीक, प्लस सर डेल्टा टी बाई टी भी 5% है। तो 5 दूनी 10, 10 20 5 25%। तो बेस्ट आंसर जो आएगा इसका क्या चला जाएगा,
25%। एक बात और बता दूं, ये हम तभी लगा सकते हैं ये वाली चीज जब एरर 5% से कम हो। एक वैसे तो कायदे में 1 या 2% के लिए ही लगाते हैं, लेकिन अगर ये सवाल कुछ और दे देता, कह देता भैया 5% नहीं है फिर तो 50% है, तो अपन ये मेथड नहीं लगाते, फिर हम लोग जनरल मेथड से जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी ऐसा ऐसा दे दिया है, क्या पूछा उसने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। करो, ट्राई मारो जल्दी से। आई थिंक ऐसा सवाल हम लोग एक कर चुके हैं होमवर्क। ठीक है, यहां से देख अल्फा निकाल लेना। ठीक है, ये वही सवाल हो गया जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला थोड़ी देर पहले सवाल आया था, सेम पैटर्न का सवाल है। नेक्स्ट डायमेंशन, अरे ये तो पता ही है, देख रहा है तू होमवर्क। ठीक, ये सवाल रिपीट हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, पहला दूसरा सवाल तो वो 2021 में आया था, सेम सवाल 2022 में भी आया है। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज गिवन बाय इतना इतना फलाना ढिंगाना, वेयर द अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड एक्स हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, देन द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ओके, ये तो बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करें बेटा, क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। चलो आराम से सुकून से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सर देखो ये हो गया डायमेंशनलेस। ठीक है सर, यहां से अगर अटैक मारे बीटा इंटू एक्स, एक्स क्या है, लेंथ, इक्वल टू के इंटू टी, टी क्या है, टी टेम्परेचर है। इसका मतलब के टी ये तेरा एनर्जी हो गया, और एनर्जी बोले तो इसका मतलब बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, ईटा क्या है, ईटा एफिशिएंसी। यार एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन या 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। एफिशिएंसी तो एक नंबर होता है ना, तो इसका मतलब डायमेंशनलेस है, तो ये तेरा हो गया डायमेंशनलेस, तो ये भी तेरा हो जाएगा डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा, डायमेंशनलेस। इसका मतलब बीटा की जो डायमेंशन होगी वो अल्फा की 1 अपॉन अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी, तो अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन बीटा की डायमेंशन के बराबर। ठीक है, और यहां से एक चीज और पता चल रही है, क्या सर, ईटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और जो भी था साइन थीटा, ये सारे डायमेंशनलेस हो गए। ठीक, चलो एक एक करके चेक कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम दैट ऑफ फोर्स, भैया फोर्स दिख रहा है क्या, mlt-2, करेक्ट, एक करेक्ट, टिक मत कर देना क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी, भैया अल्फा माइनस 1 क्या है, 1 अपॉन अल्फा की डायमेंशन है बीटा के बराबर, बीटा इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भैया एनर्जी तो होता ही है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका। डायमेंशन ऑफ ईटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा सेम दैट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, भैया ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम दैट ऑफ अल्फा, ना भैया अल्फा और बीटा की डायमेंशन सेम नहीं है, तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी टी, क्योंकि हमको क्या स्टेटमेंट क्लिक करना भाई साहब, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्लिक करना। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी सवाल में। चलो मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करें बेटा जल्दी से फटाक से। चलो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन एस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप। अच्छा, देन ये ऐसा ऐसा दे रखा है। अब उसने पूछा है कि बता दो ए स्टेटमेंट सही है गलत है, और रीजन उसने बोला यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी गेट एरएचएस हैविंग डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ द टाइम पीरियड। इसका मतलब ये है ए और आर में से कोई तो गलत है। ठीक है, तो आओ चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज इसकी, तो भैया इसको तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। जाओ चेक कर लेते हैं हम लोग थोड़ी देर, मैं भी जल्दी से स्पीड से सॉल्व कर लेता हूं। के डायमेंशनलेस है, इसके बारे में बात करते हैं। अंडर रूट पी, पी क्या है भाई साहब, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। आर, आर क्या होगा भाई साहब, आर इज रेडियस एल स्क्वायर अपॉन एस की पावर 3/2। एस क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक काम करो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स क्या होता है, mlt-2 बाई लेंथ एल, मतलब mt-1, उसकी पावर 3/2। मजा ही चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो एक काम करो भाई, पावर 3/2 का मतलब समझ रहे हो, s इंटू रूट एस। तो भाई साहब ये तो मतलब ये तो साफ साफ देख के समझ में आ गया है, m इंटू t-2 की पावर 3/2, मतलब साफ साफ देख के समझ में आ गया यार। एक तो अंडर रूट है, ठीक है, पावर हाफ है, इसका मतलब m की पावर यहां पर जो है
एक तो यहां पर हाफ आनी, एक तो अंडर रूट की हाफ आनी और एक यहां की हाफ आनी। इसका मतलब जाहिर सी बात है सॉल्व करके टाइम पीरियड तो किसी केस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एम से एम तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आगे होमवर्क। भाई देख रहा है ना ऐसे सवाल कितने प्यारे हैं। मैं तो बोलूं एग्जामिनेशन में जब भी कभी इस टाइप का सवाल तुझे देखने के लिए मिले, सबसे पहले यही सवाल करना। ठीक है, गलत होने के चांस बहुत कम। ठीक है, और मार्क्स भैया 4 नंबर फोकट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द डिफरेंट डायमेंशन, वेव नंबर एंड रेगुलर कांस्टेंट, स्ट्रेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भैया ये सारी चीज तुम्हारी होमवर्क है। जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज ना पता हो आप उसको फाइंड आउट कीजिएगा होमवर्क, और उसका जो है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो निकालने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द, ठीक है, ये तुम्हारा सवाल होमवर्क है, इसको ट्राई मारिएगा बेटा। नेक्स्ट अगला, उसने बोला है कि P बराबर अल्फा बाई बीटा लॉग ए के टी बाई बीटा एक्स। तीसरी या चौथी बार सेम पैटर्न का सवाल देखने के लिए मिला है। मैंने एक बार सवाल करा दिया था। दिस इज योर होमवर्क, जरूर ट्राई करें। अगला सवाल, डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेस। आहा, ट्राई मारो, स्क्रीन पॉज करो जल्दी से। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद है क्या था सर? फ्लक्स बराबर था M इंटू आई। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा पाई अपॉन आई। अब पाई अपॉन आई कैसे निकाले? पाई क्या होता था? तब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बटे आई। ठीक है, अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, एरिया और आई की सारी वैल्यूज पुट कर दो। यही करना है। ठीक, तो एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड जहां हमको दिखाई देता है हम एक काम करते हैं, क्यू से मल्टीप्लाई कर दे, इसको ऊपर बना दे क्यू बी बी। ठीक है, और नीचे भी Q इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू बी बी, ये क्या बन गया? फोर्स। तो इसकी वैल्यू आप लिख दो, फोर्स है MLT माइनस 2 इंटू एरिया, एरिया इज L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L क्यूब बटे आई को एम्पेयर से दिखा दो, ए से दिखा दो। ठीक है, Q इज करंट इंटू टाइम मीन्स A इंटू टी, और वेलोसिटी इज LT माइनस 1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा M, देखो ये L ऊपर जाएगा ML स्क्वायर। ठीक है, T इंटू टी माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा T माइनस 2 और ऊपर जाएगा A माइनस 2। चेक करके देख लो भाई साहब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशन ये है, कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला आए वो अप्लाई करो, टिक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ ए SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पास्कल इंटू सेकेंड। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी, क्या मजाक चल रहा है? पास्कल इज व्हाट? प्रेशर। प्रेशर इंटू टाइम पूछ रहा है, निकाल के देख लेना, होमवर्क, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट, LCR आर द सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा ठीक है, LCR उसने दे रखा है, कहना क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। भैया RC का तो होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता था, L/R भी होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता था। अब रूट LC और LC इसमें चेक करना है। तुझे याद हो तो हम लोग जब जो है XL बराबर XC जब किया करते थे, आपको याद होगा XL इक्वल टू XC फॉर द रेजोनेंस कंडीशन L ओमेगा बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा जो आता था 1 अपॉन रूट LC आता था, और ओमेगा को हम लिखते थे क्या? 2 पाई बाई टी। मतलब जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो भाई साहब 1 अपॉन रूट LC चला जाएगा, लेकिन LC का नहीं जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उन्हें बोला बंडे वाली इक्वेशन है, समथिंग समथिंग बराबर समथिंग, आर पी प्रेशर वॉल्यूम है, यूनिवर्सल का रेशियो ऑफ द ए बाई बी बता दो। अरे बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ए बाई बी का रेशियो आपने पूछा है, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, सवाल तो शायद क्लास नोट्स में है, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, सब जगह देखने के लिए मिलता है कि सर देखो ये प्रेशर है तो इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब ए बाई बी स्क्वायर को भी डायमेंशनली प्रेशर के बराबर होना पड़ेगा, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पी बी स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा। ठीक सर, ये क्या है? वॉल्यूम, तो बी को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसने पूछा क्या है? ए बाई बी बता दो, रेशियो ले ले। जैसी रेशियो ले लेगा तो ए बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला पी इंटू बी के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जेईई मेंस में आए हुए हैं सवाल इस टाइप के, इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और जो भी एरर के सवाल से आए हुए हैं वो। जैसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, मैंने सीधा पहला क्वेश्चन जी एडवांस का ही माना है। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, सुकून से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं किनारे हो रहा हूं। हो गया, ट्राई कर लिया। चलो, इस क्वेश्चन से बेसिकली हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो बर्नियर कैलिपर है उसको पूरा रिवाइज कर ले। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर यूजिंग द बर्नियर कैलिपर।
ठीक है, नो जीरो एरर। बड़ा अच्छा सवाल है, जिसमें अच्छा नहीं, सिंपल सवाल हो गया कि जीरो एरर उसने कुछ भी नहीं दिया है। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन द 5.10 एंड 5.15। ठीक है, इसका मतलब जो नीचे वर्नियर स्केल है, ठीक, उसका जो जीरो है 5.10 के बाद और 5.15 से पहले है। इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग मैं बोल सकता हूं कि 5.10 है। ठीक है, ठीक, क्यों? क्योंकि 5.10 के बाद वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब द वर्नियर स्केल हैज द 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू, अच्छा, अब उसने थोड़ा सा गेम खेला। क्या बोला, क्या बोला कि सर जो वर्नियर स्केल है उसके 50 डंडे हैं। ठीक है, ऑल तो हम जो वर्नियर स्केल पढ़ते थे उसमें अक्सर हम लोग 10 डंडे देखते थे, कभी कभी 20 डंडे भी, लेकिन वो कह रहा 50 डंडे। ठीक है, होंगे भाई साहब, है 50 डिवीजन एंड इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ठीक, इसका मतलब अगर मैं आपसे ओवरऑल रीडिंग आपसे जानना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर 5.10 तो है रीडिंग किसकी, मेन स्केल रीडिंग आपकी। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अगली जो रीडिंग जाएगी, ठीक, वो जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग, जो कौन सी है सर, 24वां डंडा कोइंसाइड कर रहा है 24 इंटू लीस्ट काउंट। तो अब बेसिकली यहां पर, और जीरो एरर तो है नहीं यहां पर, तो अब जो आपको फाइट माननी है वो फाइट किसके लिए माननी है भाई साहब, लीस्ट काउंट के लिए। लीस्ट काउंट क्या होता है सर, लीस्ट काउंट बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, तो इसका लिस्ट काउंट आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देख, मेन स्केल डिवीजन अगर अपन फोकस करें तो भैया सबसे पहले नहीं, एक अगर उसने बोला है कि 5.10 है तो इसके बाद 5.15। ठीक, इसका मतलब इसके बाद सीधा अगला डंडा यही है, तो ये मेन स्केल है। तो इसका मतलब यहां से देखते साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो एक डिवीजन के बीच का जो गैप है वो 0.05 सेंटीमीटर है। क्लियर है भाई साहब? तो मेन स्केल डिवीजन तो आपको पता चल गया 0.05 सेंटीमीटर माइनस। अब चलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन 1 VHD की। ठीक है सर, आगे चलते हैं 1 VHD। अब VHD कैसे निकाले? VHD के लिए उसने थोड़ी मदद कर दी है कि अब 50 डंडों की कीमत 2.45 है, तो एक VHD की कीमत कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2.45 बटे 50 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट की वैल्यू यहां उठाओ, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दो। आओ ट्राई मारते। सर ये कितना है, 5/100 माइनस ये कितना है, अरे यार ये तो बड़ा अजीब है। तो एक काम करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2.45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4.9 और नीचे हो जाएगा भैया 100। बस आ गया मजा। 5 में से 4.9 गया तो 0.1 बचा, तो 1/1000 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां आएगा 5.10 सेंटीमीटर प्लस 24/1000 का मतलब 0.0। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5.12। आंसर इज बी ऑप्शन। सॉरी, आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? आई होप इस सवाल से सीखने के लिए मिला होगा काफी कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्राई करें। ये रहा, जल्दी से। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, मैं किनारे हो रहा हूं और ये क्वेश्चन रखने की जो मेन वजह है बेटा वो ये है कि सवाल 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में सामने आया है। मैं किनारे हो रहा हूं, क्वेश्चन को बेटा ट्राई कीजिएगा। चलो, उन्होंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, तो बेसिकली जो हम लोग वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर पढ़ते थे वो अलग है, लेकिन उसी पर बेस्ड एक नया तुम्हारे सामने इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, जिसमें एंगल्स के साथ गेम खेलना है। और उन्होंने ऐसा बोला है, कैसा बोला है कि 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एक बार ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार जे एडवांस ने 20 और 16 बना के दे दिया था। ठीक, कि 20 VHD इस कोइंसाइडिंग विद 16 MSD टाइप के क्वेश्चंस बना के दिया था। हम जो लैब में यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या होता है 10 VHD इस कोइंसाइडिंग विद 9 MSD होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब 1 VHD जो होगा वो कोइंसाइड करेगा या इक्विवेलेंट होगा 29/30 MSD के। अब सवाल ने पूछा है क्या
कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज हाफ डिग्री द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट इसका जो जैसा कि हम लोग वर्नियर कैलिपर में हम लोगों ने पढ़ा था, लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल टू, MSD के बारे में अगर बात करें तो सर MSD को MSD ही रहने दो, माइनस 1 VSD होगा सर 29/30 MSD। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 30 में से 29 गया 1, ये आ गया 1/30 MSD। सवाल अभी समाप्त नहीं हुआ। मेन स्केल डिवीजन के लिए आपको क्या है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उसने बोला है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज हाफ डिग्री। इसका मतलब 1 MSD की जो वैल्यू है वो हाफ डिग्री दे रखी है, तो 1/30 इंटू हाफ डिग्री बराबर 1/60 डिग्री। और 1/60 डिग्री जो होता है वो होता है एक मिनट बिल्कुल सही चल रहा है, 1/60 डिग्री आंसर। और 1/60 डिग्री जो होता है वो होता है 1 मिनट के बराबर। ठीक, एक बार डिग्री और मिनट का आप लोग जरूर कन्वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे 2-3 बार सवाल इस पे भी पूछे गए। ठीक, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बार देखना बहुत जरूरी था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो जो सीखा उसको कहीं ना कहीं जरूर नोट करते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। ठीक, उसी की तर्ज पर सेम जेईई मेंस में 2 साल बाद फिर से वो 2009 का सवाल था, 2012 फिर से सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया, जो तुम्हारे सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलो, अब उसने बोला भाई साहब ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है ये हमको पता ही नहीं भाई, आज तक कभी देखा भी नहीं होगा तुमने। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज तो भाई ठीक से देख नहीं पाते, ठीक, पढ़ भी नहीं पाते उसको ठीक से। अब उसने बोला ठीक है हम उससे रीडिंग ले रहे हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है उससे बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मेन स्केल रीडिंग जो आई वो आई 58.5। कितना अच्छा है भैया, साफ साफ कह दिया मेन स्केल रीडिंग 58.5 सेंटीमीटर आपकी है। नेक्स्ट, उसके बाद उसने बोला है क्या कि सब वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डंडों की है। ठीक है भैया, 9 डंडों की वर्नियर स्केल रीडिंग है। ठीक है, अब उसने उसके बाद की दुनिया भर की सारी कहानी बोल दी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं रीडिंग विल बी 58.5 प्लस 9 डंडों की क्या 9 डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 9 डिवीजन है, इसका मतलब मैं सीधा बोलूंगा 9 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, तो अब तुमको निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अगर अपन यहां पे देखें तो अब उसने आगे इंफॉर्मेशन दिया, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड टू द हाफ डिग्री एंड टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद द 29 डिवीजन विद द मेन स्केल। बेसिकली कहानी बस ये है कि यार इसके बाद की कहानी, किसके बाद की कहानी, किसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी यहां से लेके यहां तक सवाल आपका यही है जो हम लोगों ने यहां सॉल्व किया था। ठीक, और इसका लिस्ट काउंट हम लोग निकाले थे, कितना आया था 1/60। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम सीधा लिख सकते हैं 58.5 प्लस 9 इंटू लीस्ट काउंट, जैसे पहले सॉल्व किया था 1/60 डिग्री। अब इसके बाद बेटा सॉल्व कर लो, आंसर चेक करो क्या जाएगा क्या जाएगा। मुझे तो हमको तो लग रहा है सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। तो 9/60 की वैल्यू अगर अपन निकालें, 3 से काट दो भैया, 3 3 9, ये आ गया 20। सही लिखा? हाँ ठीक है। और ये 2/3 अगर अपन देखें, ये 0 हटाओ तो ये कितना जाता है 1.5। ठीक है, तो 30/20 जो जाएगा वो जाएगा 0.15 के बराबर। सही लिख रहे हैं? तो इसका मतलब 58.5 प्लस 0.15। तो आंसर विल बी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 58.65। कौन सा मैच किया? डी ऑप्शन करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये बेसिकली कहानी है। जो पिछला सवाल आया था इससे पिछली स्लाइड पे क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को 2 साल बाद थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से आपसे पूछ लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जेईई मेंस का क्वेश्चन है पुराना, जो कि आपका स्क्रू गेज पे बेस्ड है। क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज करें बेटा, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलो, उन्होंने बोला 2 फुल टर्न्स ऑन द सर्कुलर गेज। ठीक है, सर्कुलर स्क्रू गेज है। ठीक है, कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। इसका मतलब क्या हुआ यार, जब एक कंप्लीट हम लोग एक कंप्लीट टर्न लेते थे तो जितना खिसकता था उसको हम लोग पिच बोलते थे। तो इसका मतलब 2 चक्कर से चला है 1 mm, तो 1 चक्कर से कितना चलेगा भैया 1/2 mm। तो इसका मतलब कोई पूछेगा पिच बता दो, पिच हो जाएगा भैया 1/2 mm। तो लीस्ट काउंट आपको शायद पता हो,
ठीक है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डंडे ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, इसका मतलब लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/50 बराबर 1/100। हमको लिस्ट काउंट पता चल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज द जीरो एरर ऑफ इतना, ठीक है, जीरो एरर होने दे भाई साहब, क्या फर्क पड़ा, अच्छी बात है, उसने दे दिया सामने। While measuring the diameter of the thin wire, student note the main scale reading of 3 mm। अब आंसर पे चलते हैं। उसने बोला मेन स्केल रीडिंग है भाई साहब 3 mm, ठीक है, 3 mm मेन स्केल रीडिंग है। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मेन स्केल इज 35। इसका मतलब 35वां डंडा कोइंसाइड कर रहा है, तो 35 इंटू लीस्ट काउंट। और हमेशा याद रखना जीरो एरर को साइन के साथ घटाते हैं हमेशा, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो चाहे वो स्क्रू गेज हो। उन्होंने बोला जीरो एरर इतना, इसको घटाना है साइन के साथ। खत्म, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व करके जो भी आंसर आए बेटा आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। वैसे मनी मन में सॉल्व करते तो 35/100 और ये 3/100 38/100, तो ये आंसर जाएगा कितना 3.38 जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक ही सवाल से देख सारी चीजें कवर हो जाती है। देख ऐसा तो नहीं है कि मैं 15 मिनट में ऐसा कुछ जादू कर दूंगा तुझे पूरा स्क्रू गेज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं। उसके लिए तुझे 2-3 घंटा देना ही पड़ेगा स्क्रू गेज को समझने के लिए। लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका है स्क्रू गेज, उसका रिवीजन इस सवाल से अच्छे से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में सारी चीजें आ गई। सबसे पहली चीज क्या आ गई? सबसे पहली चीज की पिच देने के लिए जरूरी नहीं है कि एक बार ही टर्न दे, एक टर्न का ही उसे मतलब एक बार ही उसको कंप्लीटली टर्न किया हो तो पिच दे। ऐसा भी हो सकता है कि उसने 2 चक्कर घुमाए हो, ठीक। तो इसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार 2 चक्कर में अगर 1 mm चला तो 1 चक्कर में ½ mm चलेगा, एंड दिस इज योर पिच। पहली चीज। दूसरी चीज, लिस्ट काउंट डायरेक्टली नहीं दिया, लिस्ट काउंट के लिए पिच का फॉर्मूला आपको लगाना, लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लिस्ट काउंट ऑफ पिच बटे नंबर ऑफ डंडे ऑन द सर्कुलर डिवीजन। सर्कुलर डिवीजन में कितने दे दिए? 50। तीसरी चीज, जरूरी नहीं है कि स्क्रू गेज में हमेशा सर्कुलर डिवीजन पे 100 डंडे हो, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। आप तो बेसिक फंडा याद रखो। क्या बेसिक फंडा? सब पिच होता है, क्या सब पिच, सॉरी लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। उसके बाद इसमें जीरो एरर भी आ गई, ठीक, नेगेटिव जीरो एरर है। और एक कंसेप्ट ये भी रिवीजन हो जाता है कि भैया जो भी जीरो एरर होती है उसको हमेशा फाइनली साइन के साथ हम लोग घटाते हैं। और लास्ट में कोइंसाइडिंग डंडा मेन स्केल रीडिंग, उसका भी ये वाला पार्ट आ गया। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये जितने क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं इस केस में, क्योंकि पिछले 2-3 सवालों में मुझे इतने अच्छे खास सवाल दिखे नहीं, सही बात बोलूं तो मिले भी नहीं मुझे इतने कि मैं उनको यहां उठा पाता। तो मैंने सोचा चलो पुराने क्वेश्चन उठा लेते जिनसे हमारा जो है क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं किनारे हो रहा हूं। चलो, स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन दे यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग उसने बोल दिया 0 mm, कितनी अच्छी बात है भाई साहब। सर्कुलर स्केल रीडिंग बोला भैया 52 डंडों की सर्कुलर स्केल डिवीजन है, ठीक है, ठीक है। नहीं, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डंडों की है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर बोलिए 52 इंटू लिस्ट काउंट। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट 1 mm on the main scale corresponding to 100 division of the circular scale। इसका मतलब अब यह सवाल तो दो तरीके से कर सकता है, या तो बिना पेन चलाई कर दे। कैसे? सर 100 डंडों की कीमत है 1 mm, ठीक। सर्कुलर स्केल के 100 डंडों की कीमत कितनी है? 1 mm। तो एक डंडे की कीमत 1/100 mm। और इसी को तो लिस्ट काउंट बोलते थे, यही तो लिस्ट काउंट होता था, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक। तो 52 डंडों की कीमत कितनी होगी? तो 52 डंडों की कीमत 1/100 इंटू 52 mm। खत्म सवाल। 0.52 mm, 0.52 mm को लिख सकते हैं 0.052 सेंटीमीटर, हो गया। या फिर तू ऐसा कर ले, सब मेन स्केल रीडिंग 0 है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या लिखोगे? 52 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1/100। तो आंसर विल बी 52 इंटू 1/100 mm। खत्म सवाल, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा एरर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा एरर वाला पार्ट जो है वो एक बार रिवाइज हो जाए। जैसे पहला सवाल, स्क्रीन को पोस्ट करें, चाहे तो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप लोग। मैं नीचे हो जाता हूं, ठीक है। चलो, उन्होंने बोला पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। अब बता दो वेलोसिटी कितनी होगी। तो भैया अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वेलोसिटी होता है सर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो ये तो कोई भी बता देगा कि सर टोटल डिस्टेंस चला है 1000 और टोटल टाइम उसने जो लिया है वो 100 सेकंड, तो वेलोसिटी विल बी 10। लेकिन बात ये नहीं है, मैं बात ये नहीं कि सवाल आपसे तुमसे टोटल डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए वैसे तो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो उससे ये नहीं कहना था 1000 में से 100 को डिवाइड कर, नहीं,
वो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर के साथ खेलना चाह रहा है। एरर के साथ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनको हमेशा दो टुकड़े में तोड़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बिना एरर के साथ सॉल्व कर लो, जैसे कि आपने सॉल्व किया 10। अब एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। उसके लिए फॉर्मूला पे अटैक मारो। फॉर्मूला क्या होता है कि सर देखो, हमें पता है v बराबर होता है s इंटू टी, ठीक, जहां पर v होता है वेलोसिटी, s होता है डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्टेंस लिखा है, उसको डिस्प्लेसमेंट मान ले थोड़ी देर के लिए। इसके बाद सर, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा v बाई बी बराबर डेल्टा s बाई एस, सॉरी प्लस डेल्टा s बाई एस इंटू डेल्टा t बाई टी। अगर यहां पे जो पावर्स होती वो पावर्स आपकी यहां पर आ जाती। इस फॉर्मूले में कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। अब चेक करके बताओ, मुझे v तो पता चल गया, मुझे डेल्टा v फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे सर डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू डेल्टा s। डेल्टा s का मतलब है एरर इन s, जो कि उसने दे रखा है 30 है। प्लस माइनस 30 का मतलब है भैया हमसे गलती हो सकती है, 30 मीटर आग ज्यादा 30 मीटर कम का आप मान के चलो। मतलब कोई अगर आंसर बोल रहा है, मतलब कोई अगर डिस्टेंस कह रहा है कि 1000 प्लस माइनस 30 है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 970 और 1030 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमसे गलती हो तो हमें मत कहना कुछ भी, ठीक, बेसिकली ये कहानी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार हम भी आंसर देना चाह रहे हैं कि भैया हम जो वेलोसिटी निकालेंगे इतनी वेलोसिटी होगी, इतने से इतने के बीच में होगी, इसके बीच में कुछ गलती हुई तो हमसे मत कहना कुछ भी, ठीक। तो ये बेसिकली कहानी है। तो अगर अपन आगे बढ़े तो डेल्टा एस की जो वैल्यू उसने दे रखी है वो दे रखी है 30 और एस की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1000 प्लस डेल्टा टी उसने दे रखा है 2 और जो टी दे रखा है टी उसने बोल रखा है 100। बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देख भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर दे सब जगह, देख ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3/100 प्लस 2/100 बराबर 5/100, 50/100। तो डेल्टा बी बराबर आ गया 50/100 का मतलब हाफ, मतलब 0.5। दैट मीन्स अब अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो आप बोलोगे 10 प्लस माइनस। बेसिकली कहानी तो ये समझ, सवाल ये है कि मान के चल कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, बंदा दौड़ रहा है भाई साहब। एक बंदे को बोला गया कि एक काम करना, तो डिस्टेंस मेजर करना, ठीक। एक बंदे को बोला गया काम करना तो टाइम मेजर करना। उसने जो आंसर दिया डिस्टेंस वाले ने आंसर दिया 1000 प्लस माइनस 30। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिस्टेंस वाला कह रहा है कि देख भैया मेरे हिसाब से तो 1000 है, लेकिन 30 के ऊपर नीचे गलती हो सकती है, इसलिए मुझे कुछ मत बोलना, ठीक। बिल्कुल उसी बार टाइम वाला क्या बोला, देख भाई है तो 100 सेकेंड, लेकिन जब मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, जब मैंने स्टॉप वॉच ऑफ करा, बंदे को वहां देखा फिर इधर देखा, तो 2 सेकंड के ऊपर नीचे मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए मुझे कुछ मत बोलना। उसी प्रकार आपने भी आंसर बोल दिया कि भैया तुम दोनों ने जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से वेलोसिटी जो आई है निकल के, या स्पीड जो आई है निकल के, वो भैया 10 आई है। परंतु क्योंकि तुम दोनों गड़बड़ी कर रहे हो, तो तुम्हारी दोनों की गड़बड़ी को अगर मैं कंसीडर कर लूं तो आधी की गड़बड़ी मुझसे भी हो सकती है, इसके लिए मुझसे भी तो कुछ मत बोलना, ठीक। मतलब सर आंसर विल बी 9.5 से 10.5 के बीच का कुछ भी रीडिंग आ सकती है, इसके बीच मुझे मत बोलना। हाँ आंसर 10 है, 0.5 ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां पर एरर को पढ़ते हैं। आई होप तुझे समझ में आ गई होगी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि पिछले 6-7 सालों में अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार, 7-8 बार तो आया ही आया है, ज्यादा बार आया है, बार रिपीटेडली आता है। एक बार क्वेश्चन ये भी देख लो। आई होप आप सबको सवाल आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो बेटा जल्दी से देख ले। उसने बोला है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। तो हम इसमें लिखेंगे, ध्यान से देखना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए की पावर 3 है 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। यहां पर डी की पावर हाफ है, तो वैसे तो माइनस आना चाहिए था, मगर हम लोग प्लस ही यूज करते हैं क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डेल्टा एक्स बाई एक्स के एरर निकालते हैं। हम निकालते हैं यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो ये जो पावर है वो यहां पे प्लस ही रहेगी, इंटू डेल्टा डी बाई डी प्लस 2 इंटू डेल्टा ई बाई डी। ये पावर -2 है, तो यहां माइनस मत लिख देना, पहले ही बता रहा हूं। माइनस लिखना मतलब मैथमेटिक्स, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर आप यहां पे माइनस लिखोगे तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो फिजिक्स में तब्दील नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में हमको चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम एक्स की जो हम बताएं भैया ज्यादा से ज्यादा इतनी गलती हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग सब में साइन पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब आपको चुपचाप वैल्यूज पुट कर देनी है। आप सीधा लिखोगे सर दिस इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए, कितना है भैया 1%, 1/100 प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी 2/100। सही जा रहे हैं ना? सॉरी 0.1 है, पॉइंट, ठीक है। तीसरा प्लस डेल्टा सी बाई सी 0.3/100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी बाई टी 0.4/100 प्लस
2 इंटू 0.5 खत्म। इसके बाद आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। अगर अपन चेक करें तो 100 को हटा दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया 0.3, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8.8 प्लस 1.1, 1.4, 1.4, ये क्या है, ये 0.2 है, 1.6, ये 1 है, 2.6, खत्म कहानी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। एक बार इसी पैटर्न पे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, जो मैं बार बार नाम लिया मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, इसी पे जेईई एडवांस ने 2004 में सवाल पूछा था। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछे हैं। क्या उसने बोला कि भैया कि द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी बता दो। स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। चलो सर, डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आपको चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी, तो डेल्टा रो बाई रो विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। यहां पे जो पाई वाला टर्म है, ये तुम्हारा टर्म कांस्टेंट है, इसको हटा दो यहां पर। अब आपको चुपचाप वैल्यू पुट करनी है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर। भैया आर में कितनी गड़बड़ी है, ये तुम्हारा डेल्टा आर है, ये आपको पहचान में आना चाहिए। 0.005 बटे आर कितना है 0.5। यहां अगर यूनिट में एमएम दे रखो, प्लीज कन्वर्ट मत करना। वो कन्वर्ट इसलिए मत करना क्योंकि एमएम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसको अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। प्लस डेल्टा एच बाई एच, डेल्टा एच कितना दे रखा है, ये तो मास है भाई साहब। अरे तो मैंने उल्टा लिखा है, डेंसिटी है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया यार। ठीक, डेंसिटी बराबर क्या है सब, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच बेसिकली गानी थी। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो बराबर, देखो गणित तो ये बोलेगी, गणित ये बोलेगी, मैथ्स तो ये बोलेगी, मैथमेटिक्स। कैसे, दोनों तरफ लॉग लो और डिफरेंशिएट मार दो, तो मैथमेटिकली जो आंसर आएगा वो आंसर नहीं, जो स्टेटमेंट आएगा वो ये आएगा। लेकिन मुझे चाहिए इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यहां पे लिखा हुआ ना मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। तो इसके लिए आपको ये दोनों साइन क्या लिखने पड़ेंगे, प्लस यूज करने पड़ेंगे। ठीक, अब आप वैल्यू पुट करो, आ जाओ। डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम कितना है इतना, 0.003 बटे 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है भाई साहब 0.005 बटे 0.5 प्लस डेल्टा एच कितना भाई साहब, डेल्टा एच 0.06 बटे 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन ये भी है, आप इसको होमवर्क लिख लीजिएगा। जो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल लिया था वो आपका होमवर्क है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इसका आंसर जो है मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वेलोसिटी के टर्म पे एक सवाल और आपको देखने के लिए, एक सवाल मैंने आपको बता दिया, एक सवाल ये रहा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह जरूर मैच कराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस तो बेसिकली जो थे इतना टाइम लिमिट बेटा हमको मुझे दिया गया था यहाँ पर 1 से सवा घंटे के बीच का, उस टाइम लिमिट में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन तो जितना चाहे सॉल्व करो उतना ही कम है। ठीक, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा। देख वो आइडिया क्या लगा, आइडिया लगा कि यूनिट डायमेंशन से खूब सवाल आए हुए हैं, तो जो खूब सवाल आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन की बेटा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा मतलब एग्जामिनेशन में जब भी देख ये मत सोचना कभी कि सर जो है इतने सिंपल सवाल तो कहाँ आते हैं, ये तो आते हैं तो हर कोई कर लेता है। बेटा हर कोई कर लेता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सच बात है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी 12th क्लास की मैंने यहाँ पर एक तरीके से जेईई मेंस जो भी सीरीज थी वो कंप्लीट कराई, उसमें हर चैप्टर में तो मिलते हैं ऐसे सवाल यार, हर चैप्टर में तो मिले हैं भर भर के ऐसे सवाल, जो होने वाले सवाल होते हैं, सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल चोमू सवाल होते हैं। ठीक, अब सारे सवालों में तुम ये बोलो कि ये तो क्या, ये तो आसान था, ये थोड़ी ना आता है, ये तो हर कोई कर लेता। अबे तो हर कोई कर लेता तो हर किसी के नंबर ना आते 80 90 नंबर फिजिक्स में आते हैं क्या? नहीं, तू खुद के ही मार्क्स देख ले। ठीक है, तुम्हें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जितने भी हो कितने मार्क्स आए होंगे, तुम्हें मैक्सिमम वो 50-60 के आसपास, 60 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 40-50 में जाकर अटक जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। ठीक, और कुछ तो ऐसे होते हैं 10 15 20 30 में अटक जाते हैं जाके। तो बेटा बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करें कि आपको यूनिट डायमेंशन का सवाल देखने के लिए मिले, तो आप वहां पर हिचकिचाओ नहीं सवाल करते वक्त, आप कैलकुलेशन करते वक्त तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि यार गलत हो गया तो क्या होगा, तुम्हें ऐसा होना चाहिए इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत की है मैंने, इतनी प्रैक्टिस की है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं क्वेश्चन करूंगा तो भैया कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी। मुझे नहीं देखते, मैं भी देखो यहाँ पर रेयरली में शायद ही कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तुम्हें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं कभी कैलकुलेशन से डरता नहीं,
ठीक, कभी नहीं डरता हूं। कोई भी कैलकुलेशन आएगी मैं ये नहीं सोचूंगा यार ये कितनी खराब कैलकुलेशन, छोड़ दे सवाल को, नहीं, मैं उसको बहुत उसमें मजा लेता हूँ। चल इसके अंदर घुसते हैं, चल देखते हैं इसमें इतनी गुणा भाग जो है करनी है, तो चल देखते हैं कि कहां इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर पाए। ठीक, तो यही चीज मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं बेटा आप लोग भी सीखो, आप लोग भी डेवलप करो। ठीक, क्योंकि इस चीज की बहुत आवश्यकता है। जेईई मेंस में अगर इसकी आवश्यकता बेटा x है तो जेईई एडवांस में इसकी आवश्यकता 10x है। जेईई एडवांस के लिए आपकी कैलकुलेशंस, इक्वेशन सॉल्विंग कैपेबिलिटी और जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तुम में से जितने भी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, इस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे ध्यान दो। क्लियर है? तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अगला जो भी है शायद एक आध आपका बच रहा है सेमीकंडक्टर पीओसी वाला। ठीक, टेक केयर बेटा।